students, welcome to all of you in my YouTube channel Cool Deep Physics, which makes your study easy and comfortable. तो आज की वीडियो में हम एक ऐसे चीज के बारे में बात करेंगे जिसको ना कभी आपने देखा है ना कभी आपने टच किया है, फिर भी हम उसकी एग्जिस्टेंस को फील कर सकते हैं। जी हाँ, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, फोर्स। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फोर्स की। फोर्स की बात करने से पहले अगर हम बात करें, हम बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं मोशन के बारे में, मोशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो बेटा एक क्वेश्चन यहाँ दिमाग में स्ट्राइक करता है कि व्हाट कॉजेस मोशन। हमने देखा जो चीजें रेस्ट पे हैं वो मूव करने लग जाती हैं और जो चीजें मोशन में हैं वो रुक जाती हैं। तो ऐसी क्या चीज है जिस वजह से ऑब्जेक्ट्स मोशन में आते हैं या अगर मोशन में है तो रुक जाते हैं। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि बेटा ये जो मोशन है ये साइंटिस्ट के लिए या लोगों के लिए कह सकते हैं पजल बना हुआ था काफी टाइम से, काफी सेंचुरी से। लोगों का मानना ये भी था कि जो मोशन है या कोई ऑब्जेक्ट है उसका नेचुरल स्टेट जो है वो रेस्ट का होता है। अगर हम एग्जांपल लें यहाँ पे, अगर आप किसी बॉल को ग्राउंड पे रोल करते हो थोड़ी दूर चलने के बाद में वो रुक जाती है। तो लोगों का ये मानना था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जो नेचुरल स्टेट है वो रेस्ट का होता है। लेकिन उसके बाद हमारे साइंटिस्ट गैलीलियो, आइजैक न्यूटन, इन्होंने एक डिफरेंट अप्रोच दी मोशन को स्टडी करने की, जिससे हम मोशन के बारे में समझ सके और मोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव क्यों करता है। अगर मैं कुछ सिंपल एग्जांपल्स की बात करूं, अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को अगर मूव करवाना है तो हम क्या करते हैं? सिंपली या तो हम उस ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे या फिर उस ऑब्जेक्ट को पुल करेंगे या फिर कह सकते हैं कि आप उस ऑब्जेक्ट को हिट करोगे। तीनों ही केसेस में जब आप पुल कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को हिट कर रहे हैं, आप यूज कर रहे हैं अपना मस्कुलर एफर्ट। और ये मस्कुलर एफर्ट कह सकते हैं एक फोर्स प्रोवाइड करता है ऑब्जेक्ट्स को, जिसकी वजह से वो मोशन करते हैं। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे इन कंसेप्ट्स को समझना शुरू करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कुछ एग्जांपल्स की यहाँ पे, कि अगर कोई बॉल मोशन कर रहे हैं, सपोज ये कोई बॉल है, ये मोशन करती हुई इस डायरेक्शन में आ रही है, इस बॉल को आप रोकना चाहते हो, क्या करेंगे? हम फोर्स लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से ये रुक जाएगी। आप यहां से इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे जिसकी वजह से कह सकते हैं ये रुक जाएगी। या फिर अगर कोई बॉल रेस्ट पे हो, इसको आप मूव करवाना चाहते हैं, क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे और ये मूव कर जाएंगे। तो यहां पे अगर हम फोर्स को डिफाइन करें कि क्या है फोर्स, तो हम कह सकते हैं इट इज अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बारे में आप पढ़ चुके हैं, एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होता है? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज करनी है, कोई स्लो ऑब्जेक्ट है उसको फास्ट करना है, कोई फास्ट ऑब्जेक्ट है उसको स्लो करना है, तो अपने को क्या चाहिए? फोर्स। तो इट इज अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स। जिस भी बॉडी के ऊपर ये फोर्स लगेगी उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देगी। तो अपन इन सिंपल वर्ड्स कह सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मोशन में लेके आना है तो आपको क्या चाहिए? फोर्स की जरूरत आपको पड़ेगी। फोर्स की अगर ऐसा यूनिट की हम बात करें, यहाँ पे फोर्स की ऐसा यूनिट है वो है न्यूटन। साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन के नाम पे फोर्स की जो यूनिट है रखी गई है न्यूटन, जिसका सिंबल हमारे पास होता है एन। अब अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स
क्या कुछ कर सकती है। जैसा कि मैंने कहा, आप उसको ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, सिर्फ इसके इफेक्ट्स को आप फील कर सकते हैं। तो ये क्या इफेक्ट्स हैं जो आपको फील होते हैं जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगती है। तो उसमें अगर हम बात करें, अ फोर्स कैन डू 3 थिंग्स ऑन अ बॉडी। फोर्स किसी भी बॉडी के ऊपर 3 चीजें कर सकती है। फर्स्ट, a force can be used to change the magnitude of velocity of an object. Force can change the magnitude of velocity. Velocity का magnitude force change कर सकती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट चला जा रहा है स्लो धीरे धीरे, अगर आप उसको पीछे से फोर्स देते हैं तो क्या होगा, उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। या फिर अगर बात करें, कोई ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है और आप उसको पीछे से पकड़ लो तो क्या होगा, उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। तो कह सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड चेंज करने के लिए आपको फोर्स की जरूरत पड़ेगी। दैट इज टू मेक द ऑब्जेक्ट मूव फास्टर और स्लोअर। किसी ऑब्जेक्ट को फास्ट करना हो या स्लो करना हो तो दोनों ही कंडीशंस में आपको फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो उसको मोशन में लाने के लिए, या अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको रेस्ट पे लाने के लिए आपको फोर्स की जरूरत पड़ेगी। सेकंड, अगर हम बात करें, अ फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन। फोर्स से आप मोशन की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें, क्रिकेट ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स ने खेला होगा। अगर जब बॉल आपकी तरफ आती है तो बॉल का जो मोशन है वो डायरेक्शन आपकी तरफ है। आप क्या करते हैं, जैसे उसको बैट से हिट करते हैं तो आपने क्या अप्लाई की, फोर्स। और आपकी फोर्स अप्लाई करने से जो मोशन की डायरेक्शन थी बॉल की वो चेंज हो जाती है। तो हम कह सकते हैं अ फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन की डायरेक्शन को भी आप फोर्स से चेंज कर सकते हो। थर्ड जो काम फोर्स कर सकती है, फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगर फोर्स ना तो स्पीड चेंज कर रही है ना डायरेक्शन चेंज कर रही है, तो तीसरा काम जो फोर्स हमारे पास कर सकती है वो है चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसा कि अगर हम बात करें, आपके पास स्प्रिंग हो, उस स्प्रिंग को अगर आप खींचते हो तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती होता है। या फिर अगर हम बात करें किसी बॉल को आप दबाओ तो उसकी शेप चेंज हो जाती है ना। तो ये तीनों काम, चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और थर्ड टू चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तीनों काम फोर्स कर सकती है। तो ये तो कुछ बेसिक हुआ फोर्स के बारे में। ये जो फोर्सेस हैं ये हमारे पास, हम बेसिकली इनको क्लासिफाई करें तो 2 टाइप्स की फोर्सेस हम यहाँ पे क्लासिफाई करते हैं इनको। फर्स्ट जो फोर्सेस होती है बैलेंस फोर्सेस, और जो सेकंड फोर्सेस का जो टाइप आता है वो है अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो चलिए चेक करते हैं कि हमारे पास बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होती हैं। तो चलिए देखते हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होती है। सबसे पहले तो अगर आप इन वर्ड्स को समझो, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी बैलेंस्ड फोर्सेस होती हैं और कौन सी अनबैलेंस्ड फोर्सेस होती हैं। बैलेंस्ड मतलब बराबर, अनबैलेंस्ड जो बराबर ना हो। जैसे अगर हम बात करें सिंपली, आप सभी ने तराजू देखा होगा, जिसको अपन बैलेंस भी कहते हैं कई बार, जो वेट मेजर करने के लिए, मास मेजर करने के लिए हमारे पास यूज करते हैं, सब्जी वाला यूज करता है। उस तराजू में बेटा जब दोनों साइड में सेम वेट होता है तो हम कहते हैं वो बैलेंस हो गया, है ना। तो ना तो इस साइड वाला पलड़ा नीचे जाएगा और ना इस साइड वाला पलड़ा नीचे जाएगा, वो दोनों बराबर होते हैं। लेकिन अगर आप एक के अंदर भी कम या ज्यादा वेट करते हो तो वो अनबैलेंस हो जाते हैं, या तो इधर नीचे हो जाएगा या फिर इधर नीचे हो जाएगा। तो ये हमारे पास होती है अनबैलेंस कंडीशन। इसी से हम कह सकते हैं कि जो बैलेंस फोर्सेस हैं इक्वल होनी चाहिए फोर्सेस, वो भी इन मैग्नीट्यूड। इससे पहले मैं थोड़ी सी बात करूं कि हम फोर्स की बात करते हैं। फोर्स एक कैसी क्वांटिटी है, हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटी।
और स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, ये हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर मोशन चैप्टर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अगर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो बेटा इसके पास दो चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बैलेंस फोर्सेस कौन सी हैं, विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। जो मैग्नीट्यूड वाइज तो इक्वल हो लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस are called balanced forces. For example, अगर मान ले हमारे पास एक बॉक्स रखा हुआ है किसी स्मूथ सरफेस के ऊपर और इसके ऊपर मैं दो फोर्सेस लगाऊं, एक फोर्स इस डायरेक्शन में और एक फोर्स इस डायरेक्शन, ये भी 10 न्यूटन और ये भी 10 न्यूटन। तो इस कंडीशन में बेटा आप चेक कर सकते हो जो दोनों फोर्सेस है इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड इसका भी 10 है और इसका भी 10 है, लेकिन अगर हम डायरेक्शन की बात करें डायरेक्शन की ऑपोजिट है। तो इस कंडीशन में मैं कह सकता हूं कि अगर ये बॉडी इनिशियली रेस्ट पे है, मतलब रुकी हुई है, और इस बॉडी के ऊपर मैं बैलेंस्ड फोर्सेस लगा देता हूं, तो क्या इस कंडीशन में बॉडी मूव करेगी? नहीं करेगी। कहते हैं बिफोर अप्लाइंग द फोर्स एंड आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स, जो स्टेट ऑफ मोशन है इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। अगर ये पहले रेस्ट पे थी अब भी ये रेस्ट पे रहेगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं हमारे पास जो बैलेंस फोर्सेस होती है, इस कंडीशन में हमारे पास जो नेट फोर्स आती है वो आती है 0, क्योंकि एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती है। ठीक है, तो ये हमारे पास हुई बैलेंस्ड फोर्सेस। और जैसा कि हमने इसमें लिखा है दे डू नॉट कॉज एनी चेंज इन मोशन। बैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से कभी भी मोशन के अंदर चेंज नहीं आएगा। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, और ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन में, तो वो यूनिफॉर्म मोशन से ही मूव करता रहेगा अगर उसके ऊपर बैलेंस्ड फोर्सेस लग रही है, क्योंकि ये कैंसल आउट हो जाती है और नेट इफेक्ट हमारे पास फोर्स का आता है वो है 0। दूसरी तरफ अगर हम बात करें अनबैलेंस्ड फोर्सेस, तो जैसा कि बैलेंस फोर्सेस में हमने बताया इक्वल होंगी, तो यहाँ पे हमारे पास अनइक्वल फोर्सेस जो होती हैं उनको हम अनबैलेंस्ड फोर्सेस कह सकते हैं, या फिर हम ऐसा भी कह दें दे कैन बी इन द सेम और इन अपोजिट डायरेक्शन। इनकी डायरेक्शन सेम भी हो सकती है अपोजिट भी हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सेम हमने एक बॉक्स माना जो इनिशियली रेस्ट पे है, इस पे मैंने दो फोर्सेस लगा दी 10 न्यूटन एंड 20 न्यूटन। तो इस कंडीशन में बेटा हम चेक कर सकते हैं दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल। तो इस कंडीशन में आप कह सकते हो इधर 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, इस 10 न्यूटन की फोर्स को इधर 20 न्यूटन की फोर्स बैलेंस कर लेगी, साथ ही 10 एक्स्ट्रा हमारे पास न्यूटन की फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर बच जाएगी। अगर मैं यहाँ पे नेट फोर्स की बात करूँ 20 न्यूटन और इसमें माइनस कर दें अपोजिट डायरेक्शन वाली 10 न्यूटन, तो मेरे पास अभी भी 10 न्यूटन फोर्स बच जाती है जो कि लग रही है इस डायरेक्शन के अंदर। तो कह सकते हैं अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये अनबैलेंस्ड फोर्सेस लग रही है तो जो रिजल्टेंट फोर्स है उस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट मूव करेगा, इस डायरेक्शन के अंदर विद वेलोसिटी ये भी मूव करना शुरू कर देगा। या फिर अगर हम ऐसा बात करें अगर मैग्नीट्यूड सेम हो फोर्सेस का बट सेम डायरेक्शन में लग रही है, फॉर एग्जाम्पल कोई ऑब्जेक्ट है रेस्ट पे रखा हुआ है, इस पे आपने दो फोर्सेस लगा दी विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन एंड 5 न्यूटन। इस कंडीशन में भी अगर हम बात करें इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स 0 नहीं है क्योंकि दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रही हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारे पास नेट फोर्स आएगी वो हो जाएगी 5 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन, मतलब 10 न्यूटन फोर्स अभी भी इसके ऊपर लग रही है, वो भी इस डायरेक्शन में जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन के अंदर मूव करना शुरू कर देगा।
एक डायग्राम यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है और उस बुक के दोनों साइड में दो स्ट्रिंग बांधे हुए हैं। एक साइड लिखा हुआ x, एक साइड लिखा हुआ y। अगर इस कंडीशन में बात करें कि जो दोनों स्ट्रिंग्स हैं, जो दोनों धागे हैं या तार जो बांधे हुए हैं एक्स और वाई डायरेक्शन में, अगर दोनों में सेम जो है सेम फोर्स लगाएं तो हम कह सकते हैं जो बुक है किसी डायरेक्शन में ये मूव नहीं करेगी। और अगर आप एक्स डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लगाते हैं एज कंपेयर टू वाई तो ये जो बुक है इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी। और आप इस साइड में ज्यादा फोर्स लगाते हैं एज कंपेयर टू एक्स डायरेक्शन तो बुक हमारे पास इस साइड में मूव करना शुरू कर देगी। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि जो अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं कॉज चेंज इन मोशन। तो मोशन के अंदर जब भी चेंज आएगा वो किस वजह से आएगा? अनबैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से। बैलेंस्ड फोर्सेस मोशन के अंदर कभी भी कोई चेंज नहीं लेके आ सकती हैं क्योंकि इनका जो नेट इफेक्ट हमारे पास होता है जीरो। और हमने स्टार्टिंग में जैसे बात की किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मोशन में लेके आना है तो उसके लिए आपको फोर्स की जरूरत पड़ेगी और अगर नेट फोर्स जीरो हो गई तो वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। सिमिलरली यहाँ पे आप एक फोटो और देख सकते हैं, एक पिक्चर और देख सकते हैं। इस पिक्चर के अंदर भी इन्होंने बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस को बताने की कोशिश की है। जैसा कि आप फर्स्ट फिगर के अंदर देख सकते हैं, बच्चे हैं वही बॉक्स को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। इन फर्स्ट केस जैसे ही उस बॉक्स को पुश करने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, जो बॉक्स है ग्राउंड के टच में है तो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स लग रही है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है। और जो बच्चों ने फोर्स लगाई और जो फ्रिक्शन फोर्स लग रही है इक्वल एंड अपोजिट है, बॉक्स मूव नहीं करेगा। बच्चों ने थोड़ी सी फोर्स और बढ़ाई, जैसे उन्होंने फोर्स बढ़ाई तो जो हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स है वो भी बढ़ गई। सेकेंड केस में भी अगर आप चेक करो फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हैं, बॉक्स मूव नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही जो बच्चे और ज्यादा फोर्स उस पर लगाते हैं तो हमारे पास जो बच्चों ने फोर्स लगाई उस फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो जाती है और नेट एक डायरेक्शन के अंदर हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स बचती है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वो बॉक्स मूव कर जाएगा। फ्रिक्शन का कंसेप्ट हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्सेस को समझ लें। बैलेंस फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन और इनकी वजह से कभी भी हमारे पास जो मोशन है इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। डू नॉट कॉज एनी चेंज इन मोशन। अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं, अनइक्वल फोर्सेस हो सकती हैं, सेम डायरेक्शन में हो सकती है, अपोजिट डायरेक्शन में हो सकती है। नेट फोर्स इस कंडीशन में हमारे पास जीरो नहीं होगी तो आप कह सकते हो इस कंडीशन में हमारे पास जो नेट फोर्स है इज नॉट इक्वल टू जीरो। नेट फोर्स जीरो नहीं होगी जिस वजह से कह सकते हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर कोई फोर्स लगेगी जिसकी वजह से हमारे पास जो मोशन है या स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बेटा हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और नए टॉपिक्स लेके। और अगर आपको ये वीडियोस यूजफुल लगती हैं आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अगर कोई प्रॉब्लम किसी टॉपिक पे आती है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।